नमस्कार दोस्तों, जैंथनी की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज हम एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो कि बेस्ड होंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पे। लेकिन दोस्तों ये एक मॉडल पेपर होगा क्योंकि आज हम दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि पूर्व में यूपी टीजीटी इसके अलावा पीजीटी परीक्षा में दोस्तों पूछे जा चुके हैं। तो एक ये टाइप का मॉडल पेपर होगा। इन क्वेश्चंस के आने की संभावना रहेगी दोस्तों आगामी एलटी मैथमेटिक्स एग्जाम में, इसके अलावा सहायक सांख्यिकी अधिकारी एग्जाम में। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले आ चुका है। देखिए डीएसएसबी एग्जाम में आया हुआ है। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। देखिए पहला क्या कहता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ठीक है भाई, डायगोनलाइजेबल क्या होता है पहले मैं आपको इसके बारे में समझा दूं। देखिए एक मैट्रिक्स है, उसको जब आप डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, डायगोनलाइजेबल प्रोसेस कहलाती है। यानी कि जो डायगोनलाइजेबल है यानी कि या डायगोनलाइजेशन है दोस्तों एक प्रोसेस है एक मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम दोस्तों कैसे दिखाते हैं, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, ये डायगोनलाइजेबल तब होगी जब एक मैट्रिक्स P इस तरह से एग्जिस्ट करेगी कि P इनवर्स ए पी बराबर हो जाएगा D। यानी कि दोस्तों ये डायगोनल मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये P दोस्तों एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है तो इस तरह की फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, देन हम कहेंगे कि जो ए मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है, यानी कि हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायगोनलाइजेशन है क्या, डायगोनलाइजेशन एक प्रोसेस है एक मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों, जिसमें कि आपके जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला स्टेटमेंट है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज ऑल्सो डायगोनलाइजेबल। दोस्तों ये भी आपका गलत है। क्यों गलत है, देखिए अगर मान लेते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मान लेते हैं ए एंड बी, ये दोनों की दोनों डायगोनलाइजेबल हैं, तो इसका मतलब यह है कि एक मैट्रिक्स ऐसी होगी P1 इनवर्स ए P1 बराबर, मान लेता हूं इसको डायगोनलाइज करके D1 आती है, और P2 इनवर्स ए मतलब कि B P2 बराबर दोस्तों क्या आता है, D2 आता है। ठीक है, तो अब दोस्तों अगर हम इनका प्रोडक्ट करें, मान लेते हैं इनका दोनों का प्रोडक्ट करें ए और बी का, तो ये आपको प्रूफ करना है कि ये भी दोस्तों क्या है, डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, इसके लिए ये श्योरिटी नहीं है कि पहली बात तो ए और बी कंपैटिबल हो मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, हो सकता है कि दोनों आपस में कंपैटिबल ना हो। और मान लेते हैं कि अगर ए बी को प्रोडक्ट करके मान लेते हैं सी कोई मैट्रिक्स आता है, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर कि कोई पी इस तरह की इन्वर्टेबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट पी सी P बराबर D या कोई डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, या कोई डायगोनल मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी होता है कि द सम ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज ऑल्सो डायगोनलाइजेबल, ये भी दोस्तों जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट है इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक, और दिखा भी सकते हैं। देखिए ऊपर वाले जो थे दोस्तों पर्टिकुलर केस के लिए थे कि मान लेते हैं कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल हो सकती है लेकिन एवरी नहीं हो सकती। द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कुछ केसेस में होगा, कुछ केसेस में नहीं होगा। सम ऑफ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनलाइजेबल, कुछ केसेस में हो सकता है, कुछ केसेस में नहीं हो सकता। लेकिन अगर दोस्तों ए डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, यानी कि ए को अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो तो उसके ट्रांसपोज को भी कर सकते हो। देखिए कैसे, मान लेते हैं ए आपकी डायगोनलाइजेबल है, इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट मैट्रिक्स जो कि इन्वर्टेबल होगी, तो इस तरह से एग्जिस्ट करेगी। पी ए पी बराबर आपका क्या होगा, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये कह रहा है कि ए ट्रांसपोज भी डायगोनलाइजेबल होगी, तो एक काम करता हूं मैं इसमें ट्रांसपोज ले लेता हूं। तो यहां से अगर मैं दोस्तों ट्रांसपोज कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा डी ट्रांसपोज। ठीक है, अब आप दोस्तों इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझिए। अब आपको मैंने बताया था कि जो ए बी का ट्रांसपोज होता है, ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज से जैसे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज एंड पी इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, बराबर हो जाएगा डी ट्रांसपोज। ठीक है, अब दोस्तों यहां से अगर मैं जो पी डैश है, चलो मैं इसको कुछ देर के लिए मैं ऐसे ही चलो इसको रहने देते हैं, ए ट्रांसपोज मान लेते हैं, और यहाँ पर से आपको पता है कि इनवर्स और ट्रांसपोज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, एंड
दोस्तों ये आपकी क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एक डायगोनल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो अगेन डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो उसको मैं D1 लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये वाले जो पार्ट है P ट्रांसपोज को दोस्तों मैं P1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये P1 A ट्रांसपोज P1 का इनवर्स बराबर एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, जो कि अगेन दोस्तों पहली वाली कंडीशन की तरह ही है, ठीक है। यानी कि A ट्रांसपोज की जो मैट्रिक्स है उसके लिए P1 एक मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करती है जो कि इन्वर्टेबल है, और ये इसको डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि जो D का ट्रांसपोज होता है, यानी कि आपके पास दोस्तों ये एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी क्या होगी, अगेन आपके पास क्या होगी, एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो आपका क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। एक्चुअली क्या होता है, वही होता है, देख लीजिए आप, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो दोबारा से यही आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली वो क्या है, D है, मतलब कि जो डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है वो D है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन दोबारा से आ गई। तो इसका मतलब अगर A डायगोनलाइजेबल है तो उसका जो ट्रांसपोज है वो भी डायगोनलाइजेबल होता है। तो इस तरह से D वाला स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके पास S एक आपका सबसेट है, ठीक है, एंड इफ A आपके पास मैट्रिक्स है हैविंग कॉलम एज अ वेक्टर ऑफ सेट S, मतलब कि दोस्तों ये आपके क्या है, कॉलम वेक्टर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितने कॉलम वेक्टर है, 1 2 3 4, और हर किसी के अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और देखिए DSS भी परीक्षा में आ चुका है। देखिए किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप इसकी मैट्रिक्स बनाइए। आपके पास क्या है, कॉलम वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस तरह क्या होगा, 3 1 -1 2 2 -1 -5 -2 एंड 2 1 3 1, ठीक हो गया। अब दोस्तों आपको बताना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी रैंक निकालनी पड़ेगी। देखिए आपकी जो मैट्रिक्स है दोस्तों ये क्या है, 3x4 की फॉर्म में, यानी कि इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है, ठीक है। तो ऑफकोर्स जो इसकी रैंक होगी दोस्तों क्या हो सकती है, लेस देन इक्वल टू 3 हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि रैंक ऑफ ए क्या होती है, मिनिमम ऑफ m कॉमा n होती है। तो जिन दोनों में से मिनिमम कौन है दोस्तों, 3 है। तो इतना तो श्योर है कि जो इसकी रैंक है दोस्तों वो क्या होने वाली है, 3 होने वाली है, जो कि इसके नंबर ऑफ वेक्टर्स, मैंने आपको बताया था कि अगर रैंक of matrix is less than the number of vectors, तो वो जो वेक्टर्स होते हैं दोस्तों हमेशा क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो इतना तो श्योर है कि ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। अब लीनियरली डिपेंडेंट तो ये हो गया, तो श्योर हो गया, क्योंकि भैया जो इसकी रैंक है वो नंबर ऑफ फैक्टर से कम होने वाली, क्योंकि जो इसकी रैंक है अगर वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 हो सकती है, और जो नंबर ऑफ फैक्टर है दोस्तों वो कितने हैं, 4 है। तो ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। अगर रैंक ऑफ ए मान लेते हैं 4 के बराबर हो जाती है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, जो कि मैंने कौन सा बताया। अब दोस्तों इसकी हमें रैंक निकालनी है। अब रैंक कैसे निकालनी है, विद द इक्लॉन फॉर्म। तो याद है आपको इक्लॉन फॉर्म जो मैंने आपको बताई थी, तो इक्लॉन फॉर्म की मदद से हम इसकी रैंक निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कोशिश क्या करनी है, सिंपली हम इसको क्या करेंगे, 3 2 -5 1 है, इसको हम इक्लॉन फॉर्म की फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। दोस्तों हम क्या करना पड़ेगा, इसको हम 0 बनाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इसको R2 माइनस थ्राइस ऑफ R1 कर दूंगा, ठीक है। तो या फिर हम एक काम ये भी कर सकते हैं, एक काम करते हैं, मैं इसको पहले थोड़ा इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 आ रहा ना, तो एक काम करता हूँ, इसको आपस में इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो R2 माइनस मैं एक काम करता हूँ, R2 एक्सचेंज कर देता हूँ विथ R1 से, ठीक है, तब ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 1 लाना ईजी हो जाएगा ना वाले। तो ये हो जाएगा 1 2 -2 3, ये हो जाएगा 3 2 -5 1 -1 -1 2 एंड 1, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं लगाऊंगा ऑपरेशन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा ऑपरेशन लगाएंगे, इसको मुझे इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 -2 3। अब आप क्या करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके R2 माइनस थ्राइस ऑफ R1 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। और इसके अलावा R3 में R1 को ऐड कर देना, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर से आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई करके से करना है, तो 2 में से आपने क्या करना है, 6 को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा -4। और ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1,
ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 1 में से 9 गया तो ये बच जाएगा -8। ठीक है, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे तो 2 - 6 एंड देन -5, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 1 माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आपको इन दोनों को ऐड कर देना तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो अभी दोस्तों ये इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे वाला जो टर्म है इसको 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, इसको सीधी बात है, इसको डिवाइडेड बाय 4 करके आपको क्या करना है, R2 डिवाइडेड बाय 4 करके R3 में ऐड कर देना है। आप ऐड कर दीजिए क्योंकि माइनस है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 -2 3, ये हो जाएगा 0 -4 1 -8। इस पर ध्यान दें, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसको डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ऐड करना है 1/4। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और इसमें अगर आप ऐड करेंगे तो 4 दूनी होता है 8, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको, इन दोनों को 0 किसी भी तरीके से नहीं बना सकता। आप इसको 0 बना सकते हैं लेकिन इसको फाइनली फिर आप 0 नहीं बना पाएंगे। अगर आप इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा कुछ। ठीक है, तो क्लियरली है दोस्तों कि ये आपके सामने इक्लॉन फॉर्म आ चुकी है फाइनल। अब आप इन दोनों को 0 नहीं बना सकते। तो क्लियरली है कि जब इक्लॉन फॉर्म में जब हम चेक करते हैं तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखी जाती है। तो अगर आप देखें तो 1 2 3, यानी कि दोस्तों जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो एक्चुअली दोस्तों कितनी के बराबर है, 3 के बराबर होगी, क्योंकि आप इसको इतनी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है और जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है दोस्तों वो 3 के बराबर होगी। तो क्लियरली है कि यहाँ से जो सी वाला ऑप्शन है दोस्तों वो करेक्ट निकल कर आता है कि द सेट एस इज लीनियरली डिपेंडेंट एंड द मैट्रिक्स हैज रैंक 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेट ए बी नॉन सिंगुलर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 with eigen value λ1 λ2 λ3 then A इनवर्स डायगोनलाइजेबल इफ। देखिए ये आपसे साफ साफ यहाँ पर कह रहा है कि ए बी द नॉन सिंगुलर डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब समझते हैं ना कि इसका दोस्तों जो डिटरमिनेंट है वो डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ठीक है, नॉन सिंगुलर का सीधा मतलब है। ठीक है, डायगोनलाइजेबल है, इसका मतलब वहां पर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करेगी जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो भाई पी इन्वर्स ए पी बराबर हम डी लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब आपको बताना है कि ए इन्वर्स भी डायगोनलाइजेबल होगा कब। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आइगन वैल्यू आपको दी हुई है। देखिए जो डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दोस्तों क्या होता है, वो होता है द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू से ही दोस्तों हम इस आंसर को निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है वही डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। अगर एक भी आइगन वैल्यू 0 आ गई तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब सीधा है कि λ1 डज नॉट इक्वल टू 0, λ2 डज नॉट इक्वल टू 0 एंड λ3 डज नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रॉम द ऑप्शन आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है, ये 0 ये 0, तो इन तीनों का प्रोडक्ट तो आपका 0 आने वाला है। इन तीनों का जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो आपका क्या है, नॉन जीरो है। तो यानी कि ये जो डी वाला ऑप्शन है दोस्तों करेक्ट है, क्योंकि आप इन तीनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो आपका नॉन जीरो आता है, जो कि आपकी कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों इस क्वेश्चन को निकाला जाता है। तो यही आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक थी, यहाँ पर 0 दिया हुआ था, लेकिन मैंने इसको करेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपको दोस्तों निकालनी है। देखिए LT 2018 में आ रखा है। इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस तरह के डिटरमिनेंट की वैल्यू दोस्तों जनरली हमेशा 0 आती है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर है 43, तो आप इस 6 का मल्टीपल देखिए, 6 का जो मल्टीपल होगा 7 6 होता है 42। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको 7 से मल्टीप्लाई करके, देखिए C1 है, C2 है, C3 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दो। तो देखिए क्या होगा, देखिए इसको आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा 42, ये वाला क्या हो जाएगा 28 और ये वाला कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब आपने इसको माइनस कर देना। तो 43 में से 42 जाएगा तो क्या आएगा 1, 35 में से अगर आप 28 माइनस करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 7, और 17 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। देखिए 173 173 642। तो क्लियरली है कि अगर एक डिटर्मिनेंट में 2 कॉलम अगर सेम आ जाए तो उसकी हमेशा वैल्यू क्या होती है, 0 होती है बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। हमने यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगाया,
ध्यान रखना हमने जो ऑपरेशन लगाया वो लगाया C1 में से हमने 7C3 को माइनस कर दिया, C1 टेंस टू C1 माइनस 7C3, ये हमने ऑपरेशन लगाया, तो इस तरह से इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब दोस्तों आपको निकालना है द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए आपके सामने एक मैट्रिक्स दी हुई है और आपको दोस्तों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स रूट निकालने हैं। दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था, क्या होता है, a माइनस लेमडा आई बराबर 0 होता है, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, लेमडा इंटू आई मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, इससे दोस्तों आपको इसको मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या आएगा, ये आएगा 5 माइनस लेमडा 4 1 2 माइनस लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। आप इस तरह से प्रोडक्ट कर देंगे। अब इसको दोस्तों आपने सॉल्व करना है, ठीक है। लेमडा माइनस 5, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेमडा माइनस 5 इंटू लेमडा माइनस 2 बराबर चलो 4 हो गया, ठीक है। तो करो जरा मल्टीप्लाई, लेमडा स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 2 लेमडा माइनस 5 लेमडा यानी कि माइनस 7 लेमडा प्लस 10 बराबर 4, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो ये लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो लेमडा कॉमन लेंगे, लेमडा माइनस 6, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो फिर भी क्या बच जाएगा, लेमडा माइनस 6 बराबर 0। तो लेमडा बराबर दोस्तों क्या आ जाएगा, 6,1, ठीक है। सो दीज आर द आइगन वैल्यूज, ठीक है। अदरवाइज दोस्तों आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि जो ट्रेस ऑफ ए होता है, ट्रेस ऑफ ए, ये क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यू होता है, यानी कि लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू कितना है, देखो 5 और 2 5 प्लस 2 दैट इज 7, ठीक है। यानी कि दो ऐसी आइगन वैल्यू जिनका सम 7 है। एंड देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट, मतलब कि ये होता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, यानी कि लेमडा 1 इंटू लेमडा 2, लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 यानी कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 4 यानी कि कितना हो गया 6। तो लेमडा 1 इंटू लेमडा 2 6 है, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 7 है। तो दो ऐसी वैल्यू जिनका प्रोडक्ट 6 है और सम 7 है। तो आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको एक सेकंड नहीं लगेगा, आप देख सकते हैं कि इन दोनों का सम 7 है और इन दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या 6 है। तो इस तरह से ए वाला ऑप्शन आप सीधे देखते ही टिक मार सकते हैं। ये एक नॉर्मल मेथड है जिससे हम करते हैं, ये एक ऐसी मेथड है जिससे हम इसको शॉर्टकट में बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आपके सामने आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए बी के लिए निम्न में से कौन सा ट्रू है। देखिए पहला वाला ए बी का जो ट्रांसपोज है वो क्या होता है दोस्तों, ये होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि पहला वाला गलत है, ठीक है। इसी तरह से सी वाला भी गलत है क्योंकि ए बी का जो इन्वर्स होता है वो होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। और डी वाला दोस्तों गलत है क्योंकि इस तरह का कोई भी नियम नहीं है, ए प्लस बी का इन्वर्स होता है वो ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी नियम नहीं है, ठीक है। बी वाला दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, ए प्लस बी का जो डैश होता है वो क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश, ठीक है। तो यानी कि बी वाला इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर, ठीक है। एक हर्मिशियन मैट्रिक्स के कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे होते हैं। देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स दोस्तों कौन सी होती है, जब वो दोस्तों अपने ट्रांसपोज के कंजुगेट के बराबर होती है मैट्रिक्स, उसको दोस्तों क्या बुलाता है, हर्मिशियन मैट्रिक्स, यानी कि ए बराबर ए की पावर थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स से दोस्तों हम क्या समझ सकते हैं कि भाई जो ए आई जे है वो बराबर होता है ए जे आई बार के बराबर, यानी कि ट्रांसपोज और कंजुगेट, ठीक है। तो यहां से दोस्तों एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर आई और बराबर जे को अगर हम रख दें तो ए आई आई बराबर हो जाएगा ए आई आई बार के, यानी कि जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होंगे A11 बराबर A11 बार, A22 बराबर A22 बार। इसका मतलब दोस्तों जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या है, रियल है, ठीक है। तो इससे दोस्तों यहाँ से क्लियर हो जाता है जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स है, क्योंकि जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट ही दोस्तों आपका क्या होता है, उनका जो प्रोडक्ट होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका, एक तरह से ट्रेस ऑफ उनका जो उनका जो सम होता है दोस्तों, उनका जो सम होता है वही ट्रेस ऑफ ए होता है ना। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है दोस्तों, आपका जितने भी लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है A11 प्लस A22 से लेकर ANN जितना भी है वही दोस्तों आपका क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए होता है। एक्चुअली दोस्तों यही क्या होता है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 से लेकर लैम्डा n। तो क्लियरली है दोस्तों कि जो इसके जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो ऑफकोर्स क्या रहेंगे दोस्तों, क्या रहेंगे, रियल रहेंगे, ठीक है। रियल रहेंगे तभी जाके दोस्तों आपका ये जो सम है दोस्तों वो आपका क्या आएगा, एक तरह से रियल नंबर आएगा, रियल नंबर, ठीक है।
तो यहाँ से आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो ये डेफिनेशन है इसको ध्यान रखना कि जो ट्रेस ऑफ ए होता है वो क्या होता है λ1 प्लस λ2 से लेकर λn के बराबर होता है, और जो ट्रेस ऑफ ए है एक्चुअली दोस्तों वो क्या है a11 a22 से लेकर ann। और हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो a11 a22 है यानी कि जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स के वो हमेशा क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो ये आइगन वैल्यूज हैं ये भी दोस्तों क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। तो देखा जाए तो ये आपका क्या होगा, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन बार बार आता रहता है। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को दोस्तों हम हमेशा एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में लिख सकते हैं, या फिर एक हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाफ ए प्लस हाफ ए, तो ये हो जाएगा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि दोबारा से यही आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको P मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, Q मान लेते हैं। अब दोस्तों जो P है ये आपकी दोस्तों कैसी मैट्रिक्स है, ये दोस्तों आपकी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्योंकि आप P का ट्रांसपोज करेंगे वो P के बराबर आ जाएगा, दोबारा से आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों जो Q है ये आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्योंकि जब Q का ट्रांसपोज करेंगे वो माइनस ऑफ Q के बराबर आएगा। ये आप खुद चेक यहाँ पर से कर सकते हो और मैंने पहले भी बताया। तो सी वाला ऑप्शन इसका दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एवरी डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स याद है आपको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जहां पर ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर ए आई जे है वो माइनस ऑफ ए जे आई के बराबर होता है। बात कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट की तो यहाँ पर आई बराबर जे हो जाएगा, तो ए आई आई बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ ए आई आई। इट सिंपली मीन्स दैट 2ai बराबर 0, तो ai बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है लाइक a11 a22 a33 ये सारे के सारे दोस्तों क्या होंगे, 0 होंगे। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, 0 होते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन, द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आपने दोस्तों निकालनी है। LT 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है। अब आइगन वैल्यू निकालने का दोस्तों तरीका क्या है, वो होता है a माइनस लैम्डा i बराबर 0। अब दोस्तों आप इसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं, बस आपको इम्प्रोवाइजेशन चाहिए। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जो आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझते हैं, चाहे अपर हो चाहे लोअर हो। ठीक है, इस तरह की दोस्तों जैसे मैट्रिक्स होती है जैसे a11 a12 a13। ठीक है, यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा a, फिर यहाँ पर आएगा 2 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा a23, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा a33। ये दोस्तों कैसी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो इसमें दोस्तों ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, यही दोस्तों क्या होते हैं, आइगन वैल्यू होते हैं, आइगन वैल्यूज होते हैं। ठीक है, सिंपली आप इसे कोई आइगन वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये अभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नहीं है लेकिन हम इसको बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए क्या है, AHG 0B0 0CC है ना, ये दोस्तों अभी आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नहीं, लेकिन हाँ अपर ट्रायंगुलर में नहीं है, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करके, इसको 0 बना दो। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, R2 को B से डिवाइड करके R3 में से माइनस करना पड़ेगा, यही तो करना है बस। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा AHG 0B0, इसको आप डिवाइड करोगे और मतलब कि R2 को B से डिवाइड करके एंड देन C से मल्टीप्लाई करके, C से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर से ये क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये देखिए। ठीक है, आपने क्या करना है, R2 को C/B से मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस कर देना, तो ये वाला टर्म अपने आप ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये क्या बन गई, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के दोस्तों जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वही क्या होते हैं, आइगन वैल्यू होते हैं। तो ABC आर द आइगन वैल्यू, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक, सीधे सीधे आप इसको ऐसे कर सकते हो। और वैसे अगर एग्जाम का टाइम होता तो मैं ये भी नहीं करता, मेरे को पता है कि मैं इसको 0 में कन्वर्ट कर दूंगा, मैं सीधे ABC इसको डायरेक्टली कर देता, क्योंकि मैं यहाँ पर से देखता कि मैं इसको आसानी से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप क्या करेंगे, टिक मारेंगे डी पर। ओके, एक और क्वेश्चन देखेंगे। LT 2018 में स्क्वायर मैट्रिक्स P है, वो सेटिस्फाई करता है P स्क्वायर I माइनस P। देन आपको P की पावर N की वैल्यू है वो क्या हो सकती है वो निकालनी है। P की पावर N
बराबर ये है, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है आपको ये निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा सा दोस्तों ये क्वेश्चन है इम्प्रोवाइजेशन पर बेस्ड है। अगर आप p की पावर 2 बराबर i माइनस पी करते हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसी कंडीशन निकालनी पड़ेगी 5i माइनस 8p कब आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं भाई, आपको पता है p की पावर 2 तो पता है, तो p की पावर 2 इंटू पी की पावर 2 ही कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पर i माइनस पी इंटू कितना हो जाएगा, i माइनस पी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा p की पावर 4, चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा i की पावर 2 माइनस आई पी माइनस पी आई माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस p की पावर 2। ठीक है, अब ये i की पावर 2 i होता है, आई पी पी होता है, पी आई भी p होता है, और p की पावर 2 एक्चुअली क्या दे रखा है, i माइनस पी दे रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से हमें अंदाजा आ जाएगा कितना है। ठीक, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भाई i माइनस ट्वाइस पी, और सॉरी यहाँ पर सीधे थ्राइस ही आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, ये हो गया 2i माइनस 3p। ठीक हो गया, अभी तक हम अपने टारगेट में नहीं पहुंचे, 5i माइनस 8p। तो एक काम करते हैं, फिर से इसको क्या कर देते हैं, p की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा 2i माइनस थ्राइस p की पावर 2। अब p की पावर 2 को मैं फिर से क्या लिख देता हूँ, i माइनस पी, क्योंकि p से मल्टीप्लाई करके वहाँ पर p क्यूब आ जाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो 2i इंटू आई होता है 2i इंटू माइनस पी है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 2p लिख देता हूँ। ठीक है, डायरेक्टली माइनस 3 ये हो जाएगा p इंटू आई होता है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 3p की पावर 2। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो भाई क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2i, तो ऐसे ही रहने दो, और ये हो जाएगा माइनस 5p 3p स्क्वायर, p की पावर 2 एक्चुअली बात करें तो ये क्या है, i माइनस पी के बराबर है। तो 3i, ये आपका 3 प्लस 2 यानी कि हो गया 5i, और ये हो जाएगा माइनस 5 और 3 8p। तो p की पावर 6 बराबर आपको जो चाहिए था वो आ गया। ठीक है, 5i माइनस 8p, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों कि 5i माइनस 8p अगर आपको लाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, p की पावर कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। कोई ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन उतना नहीं है, फटाफट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ A इज एनी 3x3 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है। दोस्तों ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1। ठीक है, जैसे कि हमने दोस्तों पढ़ा है कि भाई A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर क्या होता है, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू आई एन। ठीक है, तो अब अगर हम दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले ले तो ये हो जाता है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके अंदर से आई एन आ जाएगा। अब दोस्तों क्योंकि ये स्केलर है, जब स्केलर बाहर आता है किसी भी डिटर्मिनेंट से तो क्या हो जाता है, पावर में हो जाता है एन, अगर ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो यहाँ पर से हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन, और यहाँ पर से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान रखना है कि ये दोनों मैट्रिक्स हैं, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, स्केलर है। ठीक है, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए दोस्तों क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ठीक है, अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है जब 3x3 की मैट्रिक्स है। ये किसके लिए था, n क्रॉस n की था। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ f(x) बराबर ये है देन फाइंड द वैल्यू f ऑफ f3 की पावर 1/3, इसकी दोस्तों आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपके सामने इस टाइप का दोस्तों दिख रहा है 1x x² 1। ठीक है, आप अगर इस फॉर्म को थोड़ा सा देखें तो आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, या तो आप डायरेक्टली डिटरमिनेंट को खोल सकते हैं, ठीक है, आप या फिर इसको x से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ऐसी मेथड बताऊंगा जिससे ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप अगर थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है, तो मैं एक ऑपरेशन लगाऊंगा, इससे 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे R2, यहाँ पर है R3, तो मैं एक काम करूंगा R3 माइनस x R2 कर दूंगा, मतलब कि मैं इसको x से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों मुझे क्या मिलेगा, देखिए एक जरा सा ऑपरेशन और आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अदरवाइज इसमें थोड़ा समय लग सकता है। देखिए x² 1, देखिए क्या होगा, x से मल्टीप्लाई करके ये दोस्तों हो जाएगा 0, इसको x से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 1 माइनस x का क्यूब, और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, x से x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, आप इसके रिस्पेक्ट में इसको खोल दो।
ठीक है। अगर जब आप इसको इसके रिस्पेक्ट में खोलोगे तो यहाँ पर होता है साइन प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा बाहर से, ठीक है, और ये कट जाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1 माइनस, यहाँ से 1 जाएगा 1 माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है। यहाँ पर आता है प्लस, यहाँ पर माइनस आता है ना, इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का क्यूब। तो फर्दर आप इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको दोस्तों क्या रखना है, ये तो आई आपकी एफ एक्स की वैल्यू, आप देख सकते हैं ये एफ एक्स है, ठीक है। अब आपको x की जगह पे क्या रखना है दोस्तों, ये रखना है आपको 3 की पावर 1/3। इसका मतलब एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 3, तो एक्स क्यूब की जगह पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यानी कि -2 का होल स्क्वायर, यानी कि -4 इसका राइट आंसर है। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इफ ए इज एनी 2x2 मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ ए, यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए होगा बराबर 6 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 12 है, देन ट्रेस ऑफ ए इनवर्स दोस्तों आपको निकालना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी सिंपल भी है। आपको क्या हुआ है, एक मैट्रिक्स है ए जो कि 2x2 की मैट्रिक्स है, आपको ट्रेस ऑफ ए आपको कितना दे रखा है दोस्तों, 6 दे रखा है, ठीक है। एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर आपको क्या दे रखा है, 12, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ट्रेस ऑफ ए इनवर्स निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, देखिए आपको इसको आइगन वैल्यू की मदद से निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं मैट्रिक्स है 2x2 की मैट्रिक्स, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, λ1 और λ2। मान लेते हैं इसकी दो आपकी आइगन वैल्यू है λ1 प्लस λ2, ठीक है, λ1 एंड λ2। तो आप जानते हैं भाई ट्रेस ऑफ ए क्या होता है दोस्तों, ये होता है सम ऑफ आइगन वैल्यू, यानी कि λ1 प्लस λ2 बराबर आपको 6 दे रखा है। एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्चुअली क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, यानी कि λ1 इंटू λ2 बराबर आपको क्या दे रखा है, 12, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक हो गया। ये दोस्तों आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने दोस्तों क्या निकालना है, ट्रेस ऑफ ए इनवर्स निकालना है। अब ट्रेस ऑफ ए इनवर्स दोस्तों क्या होता है, अगर ए की आइगन वैल्यू λ1 एंड λ2 है तो ए इनवर्स की क्या होती है, मैं आपको बता चुका हूं 1/λ1 1/λ2। तो ट्रेस ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, इनका सम, यानी कि 1/λ1 प्लस 1/λ2, यहां से बिल्कुल जैसे यहां पर हुआ। ट्रेस ऑफ ए बराबर क्या होता है, λ1 प्लस λ2, तो ट्रेस ऑफ इनवर्स क्या होगा, 1/λ1 प्लस 1/λ2, है ना। तो यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, λ1 प्लस λ2 अपॉन λ1 इंटू λ2। तो λ1 प्लस λ2 कितना है, 6 है, λ1 इंटू λ2 कितना है, 12 है, तो यानी कितना आ गया 1/2। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। LT 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।